बैंक मैनेजर के सामने नाम लिया कि वो सिंघानिया फैमिली की फैक्ट्री के बारे में बात करने आया है। मैनेजर ने उसे ये कहकर शॉक कर दिया कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। यश ने तुरंत सवाल किया, काहे नहीं हो सकता मैनेजर साहब, हम बात करने आए हैं। आप तो बात करने से पहले ही धपाक से हमारे चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिए। मैनेजर ने तुरंत कहा, तो मैं क्या करूं? अगर आप पार्टी ओवर होने के बाद ही पहुंचेंगे तो आपको झूठा पत्तल ही मिलेगा ना। हम 6 सालों से नोटिस भेज रहे हैं, बार बार समन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कान पर जू तभी रेंगती है जब ऑक्शन लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। यश ने मैनेजर को समझाने की कोशिश की और कहा, सर हमें कल ही पता चला है और हम आज ही भागते हुए आए हैं, हमें दरअसल पता ही नहीं था। मैनेजर ने यश को एक लुक दिया और फिर अपने बगल में खड़े हुए अपने प्यून की तरफ देखते हुए कहा, भाई देख, मेरे माथे पे कहीं सी लिखा हुआ है। प्यून ने सकपकाकर मैनेजर की तरफ देखा। यश समझ गया कि मैनेजर उसके ऊपर तंज कस रहा है। उसने अपना फोन उठाकर टेबल पर रखा और कहा, सर क्या आप भी हमारी चिकाई ले रहे हैं? हम आपसे बात करने आए हैं और आप हमारे मजे लिए जा रहे हैं। मैनेजर ने तुरंत कहा, अरे सर मजे तो आप मेरे ले रहे हैं, हम कहाँ ले रहे हैं आपके मजे? बताओ, 6 सालों से हम आपको नोटिस भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको कल पता चला। या तो आप खुद को बहुत समझदार समझ रहे हैं या फिर आप मुझे और मेरे स्टाफ को बेवकूफ। यश ने तुरंत कहा, सर हमें वाकई में कल ही पता चला। दरअसल वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शालिनी ने उसकी बात काट दी और आगे बोली, दरअसल हम उसके पहले के मालिक नहीं है, हमने बाय किया है उसे, और जब हमने पेपर लिए तब हमें पता चला कि उस पर कर्जा है और फैक्ट्री ऑक्शन में है। शालिनी के इतना कहते ही बैंक मैनेजर ने हंसना शुरू कर दिया। हंसते हंसते वो लोटपोट हो गया और यश से बोला, भाई तो भांग वांग पीकर आया है क्या? यश ने अचकचा कर पूछा, है? ऐसा काहे कह रहे हैं आप सर? हम आपके पास काम से आए हैं, लेकिन आप काम के बजाय ये सब कह रहे हैं। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, भाई जब आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो हम और क्या करेंगे? है? लोग फैक्ट्री लेने से पहले पेपर चेक करते हैं, तुम बाद में कर रहे हो। उसके बाद जिसने लोन लेकर डिफॉल्ट किया उसको साथ लाने के बजाय खुद आ गए। अब ऐसे जोकिंग वाले काम करोगे तो हम हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? यश शालिनी की तरफ झुका और बोला, मैनेजर साहब तो कसम खाकर बैठे हैं कि वो हमारा काम नहीं करेंगे। हमें लगता है कि उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैनेजर ने उसको फुसफुसाते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ, हमें गालियां दे रहे हो क्या? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, हम बस शालिनी को ये बता रहे थे कि हमने आपके जैसा मैनेजर नहीं देखा जो अपने एम्प्लॉयर का नुकसान करने के बारे में सोच रहा हो। मैनेजर ने तुरंत कहा, कहना क्या चाहते हो आप? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ पर आपके पास लोन डिफॉल्ट को खत्म करने और आपके बैंक के लोन रिकवरी की बात करने आए हैं, लेकिन आप है कि बस गला फाड़े हंसे जा रहे हैं जैसे हमने आपको कोनो जोक सुना दिया। अरे सर, हमारे लिए ना सही तो कम से कम बैंक के बारे में सोचिए, इसी से आपका दाना पानी चल रहा है, आप इसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये सुनते ही मैनेजर बिदक गया और यश के ऊपर चीखते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे बैंक में बैठकर मुझे ही ज्ञान देने आ गए हैं? तुम समझ भी रहे हो कि क्या बोल रहे हो तुम? यश ने बहुत आहिस्ता से कहा, हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपके बैंक का नुकसान हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर कोनो बात नहीं, हम जा रहे हैं। हम ये एविडेंस दे देंगे कि आपने हमारी बात नहीं सुनी और हम इसी पर कोर्ट से स्टे ले आएंगे। हमारा भी थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होगा और आपके बैंक का भी होगा। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। यश की बात सुनकर मैनेजर का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हुआ और उसने कहा, एविडेंस? तुमको क्या लगता है कि तुम जज हो? जो कहोगे कोर्ट मान लेगा। एविडेंस कहां से लेकर आओगे तुम? यश ने मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाया और मैनेजर की तरफ दिखाते हुए बोला, इसमें है एविडेंस मैनेजर साहब, आपका बढ़िया एचडी वीडियो बना है। कोर्ट देखते ही स्टे दे देगा और आपके हेड मैनेजर और जो भी हायर ऑफिसर्स होंगे उनको अलग से डांट पड़ेगी और आपकी नौकरी भी जा सकती है। मैनेजर ने यश से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन यश ने उसे चकमा दे दिया। तो मैनेजर गुस्से में बोला,
तुम मुझे ब्लैकमेल करके ठीक नहीं कर रहे हो। यश ने तुरंत कहा, वो कहा है ना सर, हमने यहाँ आने से पहले ही आपके बारे में पता किया था कि आप कैसे हैं। हमें आइडिया था कि आप हमारे साथ ऐसे ही पेश आ सकते हैं, इसलिए हमने पहले से इंतजाम किया हुआ था। और हम आपको ब्लैकमेल कहाँ कर रहे हैं, है? बस आप कानून के हिसाब से हमारी मदद कीजिए। 10% जमा करके आप हमारी फैक्ट्री को अनफ्रीज कीजिए और हमें जो भी टाइम बन रहा हो उसके लिए टाइम दे दीजिए। बात खत्म। बैंक मैनेजर के पास ना मानने का कोई चारा नहीं था। उसने बैंक की पॉलिसी चेक की। उसके अनुसार यश को सिर्फ 3 महीने की मोहलत दी जा सकती थी। उसने यश से कहा, मैं आपको 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकता। अगर आप 3 महीने में पैसे नहीं जमा कराएंगे तो ये 10% पैसे भी आपको वापस नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको फैक्ट्री को चालू रखना होगा जिससे ऑडिट में कोई इशू ना आए। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। यश के इतना कहते ही शालिनी ने यश को रोका और फुसफुसाते हुए कहा, हमारे पास इतना अच्छा मौका है, उसका फायदा उठाओ, इनसे और टाइम बाय करो। यश ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम लॉ के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे तो हमरे और इस मैनेजर में फर्क ही क्या रह जाएगा, है? चलो आगे का काम करते हैं। इतना कहने के बाद उसने मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब, हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करा लीजिएगा और हमारी फैक्ट्री को रिलीज कर दीजिए। मैनेजर मन महसूस कर उठ गया और उसने पेपर ठीक करके यश को पकड़ा दिए। यश निकल गया। मुंबई से सतारा की दूरी करीब 260 किलोमीटर थी। यश और शालिनी कार से ही निकल गए और शाम के करीब 6 बजे वो लोग फैक्ट्री पहुंच गए। यश जैसे ही फैक्ट्री के बाहर पहुंचा, फैक्ट्री की हालत देखते ही वो लोग शॉक हो गए थे। यश ने एकदम से सीरियस टोन में कहा, साले दिलावर ने इसका कैसा काम लगाया है बताओ? ऐसा लग रहा है जैसे हड़प्पा की खुदाई में निकाली हुई। चल भी रही होगी क्या? शालिनी ने तुरंत कहा, रही होगी या नहीं, हमें तो चलानी पड़ेगी। उनके साथ बैंक का एक एम्प्लॉय भी आया था। उसने सील हटाई और उसके बाद वो निकल गया। शालिनी और यश अंदर घुसे। अंदर से फैक्ट्री की हालत ठीक ठाक थी। यश ने कहा, बहुत बुरी हालत नहीं है, बस हमें मैनेज करना पड़ेगा और एक अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर को बिठाना होगा। शालिनी के चेहरे पर एक चमक आ गई और उसने कहा, हाँ सही कह रहे हो, हमें एक एक्सपीरियंस्ड प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए और शायद हमें ढूंढने में बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़े। यश के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने तुरंत कहा, नहीं, तुम गलती से भी मालिनी का नाम मत लेना, हम उसे आने भी नहीं दे सकते। अगर तुम्हें उसके साथ काम करना है तो तुम भी जा सकती हो। यश के डांटने की वजह से शालिनी सकपका गई और बोली, मैं बस सजेशन दे रही थी। यश ने तुरंत कहा, ऐसे सजेशन की कोनो जरूरत नहीं है। इंस्पेक्शन हो गया है, 2 दिन बाद आकर हम काम शुरू करते हैं। और रही बात प्रोडक्शन मैनेजर की, तो हम फैजान को ट्रेन करेंगे और वो हमारी यूनिट देखेगा। इतना कहने के बाद यश बाहर निकल गया और फिर दोनों वहां से मुंबई के लिए निकल गए। उनके जाते ही वहीं फैक्ट्री के पीछे से एक आदमी निकलकर बाहर आ गया। उसने यश की कार को देखा और फिर फोन मिलाकर बोला, भाई मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ये फैक्ट्री फिर से चालू होने जा रही है। 2 लोग देखने आए थे, ताला भी खोला है। अब हमारे पास अच्छा मौका है, हम अपना काम कर सकते हैं। उधर से कुछ आवाज आई और उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूं। वो आदमी क्या करने वाला था? क्या इसके बाद यश के लिए मुसीबत बढ़ने वाली थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। रात के करीब 11 बजने वाले थे। यश ने शालिनी को उसके घर के बाहर ड्रॉप किया और फिर निकल गया। जब वो अग्रवाल मैंशन के बाहर पहुंचा तो वहां सन्नाटा फैला हुआ था। गार्ड्स भी नहीं थे। यश को ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं था। उसने अपने आप से कहा, यहां तो सब ठीक है ना? इतना कहने के बाद उसने गाड़ी जैसे ही अंदर ली और नीचे उतरा कि अचानक से एक तेज आवाज गूंजी। यश चौंका और उसने पीछे घूमकर देखा। सामने का नजारा देखकर वो सरप्राइज रह गया। कियारा अचानक से उसके सामने आ गई और आसमान में आतिशबाजी होने लगी। यश कुछ समझ पाता इससे पहले ही ढोल बजने की आवाज आने लगी और कियारा यश के पास आ गई। यश ने कियारा को देखते हुए सवाल किया, दादाजी की शादी तय हो गई है क्या कियारा, जो ऐसे नाच रही हो? कियारा ने रुककर यश के सीने पर हल्का सा मुक्का मारा और बोली, पागल हो गए हो क्या? यश ने तुरंत कहा, फिर काहे मेंढक बनी हुई हो? कियारा रुक गई और बोली,
तुम्हें इमर्जिंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसीलिए बुद्धू, अगर यश की जगह कोई और होता तो शायद ये न्यूज सुनकर खुशी से उछल पड़ता, लेकिन यश के चेहरे पर स्माइल भी नहीं आई और उसने कहा, ठीक है, बंद करो ये सब, वरना अगर पड़ोस में किसी ने शिकायत की तो नॉइस पोल्यूशन के लिए अंदर जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो अंदर चला गया। यश का ये बिहेवियर कियारा को बहुत अलग लगा। वो यश जो छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करता था, उसे आखिर इतने बड़े मौके की खुशी क्यों नहीं हुई? कियारा को यह समझ नहीं आया। वो यश का पीछा करते हुए उसके कमरे में पहुंच गई। जैसे ही वो यश के कमरे में घुसी, यश कपड़े बदल रहा था। कियारा को आया देखकर वो झट से पर्दे के पीछे हुआ और बोला, ये क्या कर रही हो कियारा? हमारी इज्जत की फिक्र ना है तुमको? कियारा ने दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया और बोली, तुमने तो मेरे कपड़े दो बार बदले हैं, तब शर्म नहीं आई तुम्हें? आप बहुत शर्मा रहे हो। यश ने कपड़े पहनते हुए कहा, तुम बेहोश थे कियारा, मैं होश में हूं। कियारा ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है, वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अवार्ड का नाम सुनने के बाद खुश क्यों नहीं हुए? यश ने तुरंत कहा, अरे अच्छा नहीं, बस थके हुए हैं हम, बहुत भागा दौड़ी हो गई थी आज। कियारा ने पूछा, पक्का यही है या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? यश ने कहा, यही है। कियारा ने तुरंत कहा, ठीक है, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी थकान दूर करती हूँ। यश ने तपाक से कहा, काहे? तुम हमारी मालिश करोगी? कियारा झेंप गई और बोली, क्या बकवास है ये यार, मैंने हम दोनों के लिए मूवी टिकट लिया है, लेट नाइट शो का, देखने चलते हैं, और अब मना मत करना क्योंकि तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो। अभी कल ही यश ने कियारा के बजाय श्रुति के साथ जाकर उसे दुखी कर दिया था। ऐसे में वो कियारा को अब और नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। कियारा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो चली गई। करीब आधे घंटे बाद वो लोग थिएटर के बाहर पहुंच गए। यश और कियारा जब अंदर घुसे तो यश ने कहा, तुम रुको, मैं कच्छा लेकर आता हूं। कियारा ने मना कर दिया और कहा, तुमने आज बहुत मेहनत की है और ये दिन तुम्हारा है, तो तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। यश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चली गई। उसके जाते ही यश ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन उठने के बाद उसने कहा, एक काम है जिसे तुम्हें अभी करवाना होगा। वो फोन पर अपनी बात समझाने लगा। दूसरी तरफ कियारा काउंटर पर पहुंचकर पॉपकॉर्न वगैरह ले रही थी और जैसे ही वो आने के लिए घूमी, सामने आ रहे शख्स से टकरा गई, जिससे उसका सामान बिखर गया। कियारा गुस्से में चीख उठी और बोली, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है? इतना कहने के बाद उसने सामने देखा और अपने सामने खड़े हुए शख्स का चेहरा देखकर वो और शॉक हो गई। जिस शख्स से टकराई वो और कोई नहीं बल्कि शौर्य निकला। शौर्य को सामने देखकर कियारा का खून खौल गया था, लेकिन शौर्य ने फेक स्माइल करते हुए कहा, कैसी हो कियारा? कियारा शौर्य से खार खाए बैठी हुई थी। उसने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, क्यों पूछ रहे हो? ताकि मैं बता दूं कि खुश हूं और तुम मेरी जिंदगी में आग लगा सको। शौर्य सकपका गया और बोला, मैं क्यों तुम्हारी जिंदगी में आग लगाऊंगा? मैं तो तुम्हें। कियारा ने उसे बात पूरी करने से पहले ही टोक दिया और बोली, ओह प्लीज, तुम तो रहने ही दो, ये सब ड्रामा मेरे सामने मत करो। शौर्य ने चौंकने का नाटक किया और कहा, व्हाट द हेल कियारा, ड्रामा? मेरा केयर करना तुम्हें ड्रामा लग रहा है? मैं वाकई में तुम्हारा हालचाल पूछ रहा हूं और तुम इसे ड्रामा कह रही हो। कियारा खार खाई हुई थी। उसने शौर्य को एक लुक दिया और कहा, अच्छा, जो तुमने मुझे दिल्ली में धमकाने के लिए वो नोट भेजा था, वो मेरी केयर करने के लिए था, है ना? शौर्य चौंक गया और बोला, कागज? कैसा कागज? ये तुम क्या कह रही हो कियारा? कियारा ने तुरंत कहा, ये ड्रामा किसी और को जाकर दिखाना शौर्य, वो तुम्हारी इन्फॉर्मर यानी मेरी स्टेप मॉम, उसने गलती कर दी थी, इसीलिए अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। कियारा ऐसे सीधे मुंह पर पहली बार शौर्य को लताड़ रही थी। वहां खड़े हुए सारे लोग शौर्य और कियारा को देख रहे थे। उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर शौर्य को और बेइज्जती फील हो रही थी। उसने कियारा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आई डिड नॉट डू एनीथिंग कियारा, डोंट ब्लेम मी। अगर माया आंटी और तुम्हारा कुछ चल रहा है
तो सॉर्ट इट इन योर हाउस। यूं पब्लिक में मेरा तमाशा मत बनाओ। कियारा हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, तुमने इतने दिनों तक मेरा तमाशा बनाया, उसके बारे में बात नहीं करनी। आज खुद का बन रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। और रही बात स्टेप मॉम की, तो मैं जानती हूं वो किसकी उंगलियों पर नाचती है। वो करोड़ों की डील और वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, मुझे सब कुछ पता है। शौर्य का चेहरा देखने लायक था। कियारा का हाल पूछकर उसने ऐसा चना खा लिया था जिसे ना तो वो निगल पा रहा था और ना ही उगल पा रहा था। लोग अब भी उन दोनों की तरफ देख रहे थे। तभी शौर्य ने कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कियारा। कियारा ने तुरंत कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुम ट्राई भी मत करना। शौर्य कुछ बोलने जा रहा था, तभी उसे यश की आवाज सुनाई पड़ी। क्या हो रहा है कियारा, यहाँ पर सब ठीक है ना? शौर्य ने मुड़कर पीछे देखा। यश बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने खुद को यश से कमतर पाया। एक तो उसका पहले से ही मूड खराब था, ऊपर से यश को वहां देखकर उसका मूड और खराब हो गया। कियारा उसके सामने से चलते हुए यश के पास पहुंची और बोली, कुछ नहीं, बस थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ गए थे, उन्हें ही क्रॉस करने लगी थी। यश ने शौर्य की तरफ देखा और कहा, ऐसी चीजों को रास्ते की रुकावट नहीं कहते कियारा। ये रास्ते में पड़े बियर के कैन होते हैं, इन्हें लात मार दो, ये दूर चले जाएंगे। इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सुनते ही शौर्य का पारा चढ़ गया और वो सीधा यश की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे बियर का कैन बोल रहे हो? यश ने मजे लेते हुए कहा, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, तुम काहे इतना लाल हो रहे हो शौर्य? तुम खुदाई को बियर का कैन मानते हो? शौर्य ने गुस्से में कहा, मुझे ना सिखाने की कोशिश मत करो यश। यहां मेरे अलावा और कौन है जिसे तुम सुना रहे हो? यश शौर्य की तरफ झुका और बोला, तो तुम मानते हो क्या कि तुम कियारा के रास्ते की रुकावट हो? शौर्य सकपका गया। अगर वो हाँ बोलता तो फंसता और ना बोलता तो भी फंसता। उससे कुछ बोलते ना बना। तभी यश ने कियारा का हाथ पकड़ा और बोला, कियारा डार्लिंग, चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं। हमारे शो का टाइम हो गया है। कहाँ ये लोकल टीवी का शो लगाए बैठी हुई हो? इतना कहने के बाद उसने कियारा का हाथ पकड़ लिया। शौर्य ने गुस्से के मारे दांत पीस लिए। यश जब कियारा को टच कर रहा था तो शौर्य के खून का कतरा कतरा जल रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वहां से जाते जाते यश ने जानबूझकर कियारा की कमर में हाथ डाल दिया। यश के हाथ डालते ही कियारा का दिल धक करके रह गया, लेकिन शौर्य ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और बोला, तुमको लग रहा है यश कि तुम जीत रहे हो, लेकिन तुम ऐसा हारोगे कि तुम्हें मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। एक बार, बस एक बार मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं तुझे सबक सिखा सकूं। यश पीछे मुड़ा और उसने शौर्य को आंख मारी। शौर्य के तन बदन में आग लग गई। वो कुछ कर नहीं पाया। यश और कियारा अंदर चले गए। मूवी शुरू हो चुकी थी। कियारा यश के एकदम करीब थी और उसकी स्मेल फील कर रही थी। मूवी बहुत खास नहीं थी। यश को मजा नहीं आ रहा था, लेकिन कियारा के साथ आया था तो उसे वक्त बिताना था। वो कियारा की तरफ झुका और धीमी आवाज में बोला, कल तुम्हें हमसे क्या बात करनी थी कियारा? कियारा ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ, मूवी पसंद नहीं आ रही है क्या? यश ने झिझकते हुए नाम से हिला दिया। कियारा के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखाई पड़ी, लेकिन उसने अपनी उदासी छिपा ली और यश से कहा, कोई बात नहीं, चलो बाहर घूमने चलते हैं। यश ने सिर हिला दिया और दोनों हॉल से बाहर निकल गए। वो दोनों सड़क के किनारे घूम रहे थे। जून का महीना था, बारिश का मौसम हो रखा था, इसीलिए वहां का माहौल बहुत रुमानी था। यश ने चलते चलते कियारा से पूछा, बताओ क्या बात करनी थी? और फिर कियारा ने धमकी वाले पेपर के बारे में बताया तो यश ने ठहाके लगाकर हंसना शुरू कर दिया और कहा, तुम भी ना कियारा ऐसे प्रैंक को सीरियसली ले रही हो। अब हमारे पास अंकिता मेहता है और शौर्य धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से बाहर जा रहा है। उसके 910 करोड़ हमें वापस करने हैं, वो हम कर देंगे, बस सब खत्म। तुम के बारे में ज्यादा ना सोचो। यश की बातें कियारा को अच्छी तो लग रही थी, लेकिन उसके साथ साथ वो डर भी रही थी और उसने कहा, वो सब ठीक है यश,
लेकिन हम शौर्य को हल्के में नहीं ले सकते। तुम उसके बारे में जानते हो कि वो कैसा संकी है। वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ेगा नहीं। देखो, वो आज यहां भी मिला। आई फील कि ही इज चेसिंग अस। यश ने कियारा को डांटने के अंदाज में कहा, अरे काहे पागलों वाली बातें कर रही हो यार तुम। सौर्य के बारे में कछु भी फील करने की जरूरत नहीं है। फील करना हो तो नेचर को करो। कितना खूबसूरत लग रहा है ये हवाएं, ये मौसम, ये दिलकश नजारे। सितारों की दुनिया को देखो जरा। फिक्र छोड़कर दुनिया की सारी जन्नत में तुम भी डूबो जरा। ये दुनिया, ये दुश्मन, ये लोग, ये टेंशन, ये हमेशा हमारे जहन में रहेंगे, मगर फिर शायद ही मौका मिले यूं। ना ये वक्त और ना ये नजारे रहेंगे। चलो कछु देर छांव में बैठे, किसी पेड़ की शाखा को देख ले। वो पंछी जो उड़ते हैं बेपरवाह, उनसे जीना थोड़ा सीख ले। कौनो सिकवा ना कौनो गिला रखो, सांसों को बस राहत दिए रखो। आज का दिन फिर लौटेगा नहीं, इस लम्हे को हथेली पे सजा रखो। कियारा यश की कविता में डूब गई थी। यश की आवाज उसके कानों में चाशनी की तरह घुल रही थी कि तभी उसका फोन बजा और उसका ध्यान टूट गया। उसने जब फोन निकाला तो देखा श्रुति कॉल कर रही थी। कियारा ने सरप्राइज होकर कहा, श्रुति मेरे नंबर पर क्यों कॉल कर रही है? यश भी सरप्राइज हो गया और बोला, उठा देखो। कियारा ने कॉल उठाया। उधर से श्रुति की आवाज आई, कियारा यश तुम्हारे साथ है क्या? एक्चुअली उसका कॉल नहीं लग रहा है, मुझे उससे अर्जेंट बात करनी थी। कियारा ने उदास चेहरे के साथ यश को फोन पकड़ाया और कहा, लो उसे तुमसे बात करनी है। यश ने फोन लिया और श्रुति ने जल्दबाजी में कहा, यश तुम मुझे मेरे पुराने घर पर मिल सकते हो क्या? यश हैरान रह गया और बोला, पुराने घर पर? तुम वहां क्या कर रही हो श्रुति? श्रुति ने तुरंत कहा, तुम आ जाओ और हाँ अपना फोन चेक कर लेना, तुम्हारी कॉल लग नहीं रही है, बहुत अर्जेंट है। यश ने सवाल किया, लेकिन श्रुति तुम वहां। यश अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि श्रुति ने उसकी बात काट दी और कहा, इट्स अबाउट पापा यश, प्लीज आ जाओ। ये सुनते ही यश के कान खड़े हो गए और उसने अपने आप से कहा, अब इसने क्या कर दिया भगवान? भोलेनाथ, इसको अभी दिग्विजय अंकल के बारे में कुछ पता ना चला हो, वरना उन्हें लगेगा कि हमने ही बताया है। यश अभी सोच ही रहा था कि तभी कियारा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ यश? यश ने धीमी आवाज में कहा, मुझे जाना होगा। कियारा के चेहरे पर उदासी आ गई और उसने कहा, अर्जेंट है? यश ने धीमी आवाज में कहा, कियारा को दुख और गुस्सा दोनों फील हो रहा था, लेकिन उसने अपने इमोशंस दबा दिए और बोली, ठीक है तो मुझे घर छोड़ दो और निकल जाओ। यश ने तुरंत कहा, हम वापस नहीं जा सकते, श्रुति अपने पुराने घर पर है और वो शायद खतरे में है, हमें इसी वक्त जाना होगा। तुम चली जाओ, हम कैब लेकर निकल रहे हैं। कियारा का दिल भारी हो गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन यश को हड़बड़ी में देखकर उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप सिर हिला दिया। यश निकल गया और उसके जाते ही एक शानदार लग्जरी कार कियारा के सामने आकर रुकी। कांच नीचे हुआ तो शौर्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई पड़ा। उसने कियारा को एक लुक दिया। कियारा का गुस्सा भड़क उठा और इससे पहले कि वो कुछ बोलती, शौर्य वहां से निकल गया। करीब 1 घंटे बाद जब यश जुहू बीच के पीछे बने उस चौल पर पहुंचा तो रात के करीब 12:30 बज चुके थे। श्रुति बाहर ही यश का वेट कर रही थी। यश सीधा उसके पास पहुंचा और डांटने के अंदाज में बोला, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो श्रुति? कितना रिस्क है यहाँ, लोग तुम्हारे पीछे थे, तुम 2 बार मरने से बची हो, उसके बाद भी तुम यहाँ घूम रही हो। श्रुति ने यश की डांट को इग्नोर किया और बोली, मुझे पापा के बारे में कुछ मिला है। ये सुनते ही यश के कान खड़े हो गए और उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, इसको कहीं दिग्विजय अंकल के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। भोलेनाथ, अब की बार संभाल लेना, वरना हमारी लंका जल जाएगी। यश को खोया देखकर श्रुति ने पूछा, क्या हुआ यश, तुम खुश नहीं दिख रहे? यश ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम।
बताओ क्या मिला है? श्रुति ने पुराने जमाने की इंटरस्टेट चिट्ठी निकाली और यश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये चिट्ठी पढ़ो यश, ये पापा ने माँ को लिखी थी। और पता है ये डाक कहां से आई थी? यश ने सकपकाते हुए कहा, कहां से? श्रुति खुशी और इमोशन के साथ बोली, दिल्ली से यश, ये चिट्ठी पापा ने माँ को दिल्ली से लिखी थी। अगर हम उन्हें दिल्ली जाकर ढूंढेंगे तो हमें पक्का उनके बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ये सुनते ही यश का दिल धक करके रह गया, क्योंकि श्रुति के ऊपर फिर से अपने पापा को ढूंढने का भूत सवार हो चुका था। और यश उनसे वादा करके आया था कि वो 4 महीने तक श्रुति या कामिनी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलने देगा। उसने तुरंत बात घुमा दी और कहा, यार श्रुति, हम तुम्हें समझदार समझ रहे थे और तुम हो कि बेवकूफों वाली बात कर रही हो। श्रुति ने तुरंत कहा, क्या मतलब? यश ने कहा, यही कि जरूरी थोड़ी है कि वो चिट्ठी लिखने के 18 साल बाद भी वहां पर बैठे हुए हो। और तुम खुद ही सोचो कि अगर वो दिल्ली में होते तो तुमसे और आंटी से मिलने के लिए ना आते, तो दिल्ली में ना ही हो सकते हैं। वैसे ये बताओ, तुम्हें चिट्ठी मिली कैसे और तुम यहाँ आई काहे? श्रुति ने तुरंत कहा, मुझे मेरे पापा को ढूंढना है यश, मैं अब उनके बगैर नहीं रह सकती। जब से दिल्ली से आई हूँ तब से मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। ये चिट्ठी भी पापा के दिल्ली में होने का इशारा कर रही है। तुम प्लीज। यश ने श्रुति के इमोशंस को ज्यादा छेड़ना ठीक नहीं समझा और बोला, ठीक है, ये चिट्ठी तुम हमें दे दो। हम पता लगाते हैं कि दिल्ली में किस पोस्ट ऑफिस से पोस्ट की गई थी, और चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। श्रुति को सबसे ज्यादा यश पर भरोसा था। उसने उसे चिट्ठी दे दी। यश उसे लेकर बंगले पर पहुंच गया। श्रुति जब कार से उतरकर अंदर जा रही थी तभी यश ने कहा, श्रुति, हम इसके बारे में पता लगा लेंगे, बस तब तक तुम कोनो ऐसा स्टेप मत लेना जिससे तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। श्रुति ने सिर हिला दिया और चली गई। यश कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसने फोन निकाला और राघवन का नंबर देखने लगा, लेकिन डायल नहीं किया और चला गया। अग्रवाल मैंशन पर पहुंचने के बाद यश अपने कमरे में चला गया। कियारा जाग रही थी। यश की आहट से वो उठी, लेकिन जब यश ने उसका हाल भी नहीं लिया तो उसे बहुत बुरा फील हुआ। अगले दिन की सुबह दस्तक दे चुकी थी। धूप की हल्की हल्की किरणें कमरे की खिड़की से अंदर झांक रही थी। यश तैयार हो रहा था। उसे आज फिर से सतारा के लिए निकलना था। रात को वो कियारा से मिल नहीं पाया था, इसीलिए उसने निकलने से पहले सोचा कि वो एक बार उससे मिल ले। जैसे ही वो कियारा के कमरे की ओर बढ़ा, उसकी जेब में रखा फोन अचानक से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर शालिनी कॉलिंग चमक रहा था। यश ने फोन उठाया ही था कि दूसरी तरफ से एक घबराई टूटी हुई आवाज गूंजी, यश, मैं सतारा में हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये शब्द जैसे यश के कानों में बम बनकर फटे। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सालनी, क्या बकवास कर रही हो तुम सतारा में कैसे? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। बस उधर से शालिनी ने यह कहकर यश को शॉक कर दिया कि ये लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। यश मुंबई में था, जबकि शालिनी सतारा में थी। वहां से सतारा की दूरी कम से कम 4 घंटे की थी। यश अगर अपनी हाई स्पीड लग्जरी कार से जाता तो भी उसे कम से कम 2 घंटे लगने वाले थे। यश ने शालिनी को फिर से कॉल किया और शालिनी को काम करने की कोशिश करते हुए कहा, शालिनी, तुम एकदम से शांत हो जाओ। पहले तो मुझे सिचुएशन बताओ कि क्या हो रहा है वहां पर। शालिनी ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैंने गेट अंदर से बंद किया हुआ है, लेकिन बाहर लोग शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर नहीं निकलोगी तो मार डालेंगे और फैक्ट्री जला देंगे। यश एकदम शांत रहा और बोला, यानी वो लोग तुम्हारे पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते ना? शालिनी ने तुरंत कहा, नहीं, लेकिन वो लोग ज्यादा है, कम से कम 100 लोग हैं। अगर वो लोग एक साथ आ गए तो वो दरवाजा तोड़ सकते हैं। यश, मुझे बहुत डर लग रहा है। यश ने शालिनी को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, हम है ना। देखो, वो प्रोडक्शन यूनिट है तो वहां पर अनाउंसर माइक जरूर होगा, तुम बस उसे ढूंढो। शालिनी को समझ नहीं आया कि यश को अनाउंसर माइक क्यों चाहिए।
उसने तुरंत पूछा, अनाउंसर माइक चाहिए? यश, यहाँ 100 लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं और तुम अनाउंसर माइक ढूंढ रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यश ने तुरंत कहा, दिमाग खराब होता तो हम फोन काटकर तुम्हारे मरने का वेट करते। सालनी, भीड़ किसी की सगी नहीं होती और भीड़ में आया हुआ हर आदमी अलग दिमाग का होता है। जो हम कह रहे हैं वो फटाफट करो जिससे हम तुम्हारी मदद कर पाए। शालिनी के पास यश की बात मानने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसने प्रोडक्शन ऑफिस को चेक किया। वहां उसे अनाउंसर माइक मिल गया जो एम्प्लॉइज को बुलाने के लिए यूज होता था, लेकिन उसमें बैटरी नहीं थी। शालिनी ने फटाफट उसे चार्ज किया और उसकी किस्मत से वो ऑन हो गया। ऑन होते ही शालिनी ने कहा, अब ये चालू है, क्या करना है? यश ने तुरंत कहा, बहुत बढ़िया। अब तुम जहां से उनके सबसे करीब जा सकती हो वहां जाओ और बोलो कि फैक्ट्री के मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। शालिनी चौंक गई और बोली, पागल हो गए हो क्या यश? अगर वो बात सुन लेते तो क्या मैं उनसे बात ना करती? यश ने तुरंत कहा, अरे जाओ तो। मरती क्या ना करती। शालिनी ने वैसा ही किया और उधर से चीखने की आवाज आई, हमें कोई बात नहीं करनी, तुम बस बाहर आओ। शालिनी घबरा गई। यश ने सुना और उसने अगला निर्देश दिया, तुम बोलो कि मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं कच्छा नहीं कर सकती, मालिक आ रहे हैं। शालिनी ने वैसा ही किया, लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। यश शालिनी को बोलता रहा और शालिनी बार बार कहती रही, लेकिन भीड़ उसकी बात सुन नहीं रही थी। और जब यश को लगा कि शालिनी के बोलने से बात नहीं बनेगी तो उसने कहा, फोन को स्पीकर पर करके अनाउंसर के पास लेकर जाओ। शालिनी ने वैसा ही किया। माइक को ऑन करके स्पीकर मोड पर डाल दिया ताकि यश की आवाज वहां मौजूद भीड़ सुन सके। भीड़ गुस्से से उबल रही थी। फैक्ट्री के बाहर खड़े लोग लकड़ी की लाठियां, लोहे की रॉड और गुस्से से भरी आंखें लिए हुए थे। माहौल गर्म था, बस एक चिंगारी चाहिए थी और आग लग जाती। तभी फोन के स्पीकर से यश की आवाज उभरी, हम यश बोल रहे हैं, हम भी आपके जैसे किसान और मजदूर के बेटे हैं। आज हम यहाँ के मालिक कहलाते हैं, लेकिन हमरे अंदर आज भी वो मेहनती इंसान है जो आप सब में है। भीड़ थोड़ी ठिठकी। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यश ने आगे कहा, हम कल ही इस फैक्ट्री में आए हैं। ना हमें किसी का इतिहास पता है, ना किसी से दुश्मनी है। हम नहीं जानते कि आप किस दर्द में हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, इस लड़की ने आपका कछु नहीं बिगाड़ा। अब यश ने दाव चला। अगर आप में से कोई ये कह दे कि वो इस लड़की की वजह से तकलीफ में है, तो हम सिर झुकाकर माफी मांग लेंगे। लेकिन अगर उसका कोनो दोष नहीं है, तो क्या आप लोग उसे बेकसूर मानकर छोड़ सकते हैं? भीड़ एकदम खामोश हो गई। कुछ चेहरे झुके हुए तो कुछ पसीना पोंछते दिखे। यश ने आगे कहा, देखिए, हम वादा करते हैं, जो भी आपका हक है, आपकी शिकायत है, हम सामने आकर सुनेंगे। पर अभी के लिए ये लड़की को कछु मत कहिए। वो की माँ को कैंसर है, वो अकेली कमाने वाली है। अगर उसे कछु हो गया तो उसका घर ही उजड़ जाएगा। यश की आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें एक भरोसे का जादू भी घुला हुआ था। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में समझदारी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, सब लोग पीछे हट जाओ, मालिक को आने दो। जब वो सामने रहेगा तभी बात साफ होगी। लड़की को छोड़ दो। भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। शालिनी की सांसें थोड़ी सहज हुई। यश ने फोन काटने से पहले एक आखिरी बात कही, हम चल पड़े हैं, 3 घंटे में पहुंचते हैं। लेकिन आप लोग ये मिसाल बनाओ कि कैसे गुस्से को इंसानियत के चलते भूला जा सकता है। यश जानता था हर भीड़ के अंदर एक इंसान होता है, और आज उसने उन इंसानों से बात की थी। वो लोग शांत हो गए और यश ने शालिनी से कहा, अब तुम बिना उनकी निगाहों से निगाहें मिलाए फैक्ट्री की किसी सेफ जगह पर चली जाओ। हम अगले 3 घंटे में वहां होंगे। इतना कहने के बाद यश ने फोन काट दिया और तेजी से वहां से निकला कि वो कियारा से टकरा गया जो उसकी तरफ आ रही थी। यश को हड़बड़ी में देखकर उसने सवाल किया, क्या हो गया यश? तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हो? यश ने कियारा से झूठ नहीं बोला और कहा, राघवन ने हमें एक फैक्ट्री दी थी। शालिनी वहां उसे चालू कराने के लिए गई थी।
लेकिन वहां पंगा हो गया है। वहां के लोकल्स फैक्ट्री चलाने नहीं दे रहे हैं। हमने 1 करोड़ इन्वेस्ट भी कर दिया है। अगर फैक्ट्री नहीं चली तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कियारा शॉक रह गई और बोली, अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मुझे भी बताना चाहिए था यश। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। यश ने तुरंत कहा, हमें खुद ही प्रॉब्लम पता नहीं थी कियारा, अभी पता चली है। हम सतारा के लिए निकल रहे हैं और तुम्हारी लैम्बुल लेकर जा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। कियारा ने तुरंत कहा, ठीक है जाओ, और अगर कोई जरूरत हो तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं सतारा में, मैं उन्हें तुम्हारे लिए भेज दूंगी। यश ने सिर हिला दिया और निकल गया। कियारा भी पॉसिबल ऑप्शंस ढूंढने लगी थी। यश के बाहर जाते ही 2nd फ्लोर पर छिपी हुई गंगूबाई बाहर आ गई। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दिन हो गए मैंने माया मैडम को कुछ बताया नहीं। ये अच्छी न्यूज़ है। अगर इसे बताती हूँ तो मुझे पक्का अच्छे पैसे मिलेंगे। इतना कहने के बाद उसने माया को कॉल करके सब कुछ बता दिया। यश का इतना बड़ा राज सामने आने के बाद माया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने गंगू से कहा, बहुत बढ़िया गंगू, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। इसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, और वो भी बोनस के साथ। और फिर उसने सीधा शौर्य का नंबर डायल कर दिया। शौर्य ने फोन उठाते हुए कहा, मेरा दिमाग खराब है माया आंटी। यश ने रात में बहुत मूड खराब किया है। अगर कोई काम की चीज हो तो ही बताना, वरना फोन रखो। माया ने बटरिंग करते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ की न्यूज देने के लिए रखा है शौर्य। मैं अपना काम कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हारे लिए एक सॉलिड न्यूज है। सुनोगे तो तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। शौर्य ने तुरंत कहा, जल्दी बताओ, क्या खबर है? माया ने शौर्य को वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी। जैसे ही शौर्य ने यश के बारे में सुना, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, वाह माया आंटी, क्या खबर सुनाई है आज आपने? माया ने तुरंत कहा, तुम ही मुझे अंडरडॉग समझते हो शौर्य। मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ होता है। शौर्य ने कहा, थैंक यू माया आंटी। अब देखो मैं उस यश के साथ क्या करता हूँ। इतना कहने के बाद शौर्य ने फोन काट दिया और माया के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई थी। करीब 3 घंटे बीत गए। सतारा से मुंबई की दूरी भले ही सिर्फ 3 घंटे की थी, लेकिन यश के लिए ये सफर आज कई घंटों जितना भारी लग रहा था। फैक्ट्री तक पहुंचना उसके लिए जिंदगी और निवेश दोनों का सवाल बन चुका था। जैसे ही यश की गाड़ी फैक्ट्री के पास पहुंची, वहां पहले से ही खड़े लोग उसकी गाड़ी को देखकर चौकन्ने हो गए। उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया और जोर जोर से शोर मचाते हुए गाड़ी को हिलाने लगे। यश अंदर फंसा हुआ था। शालिनी ने अंदर से यश की कार का सीन देखा। बाहर लोग बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। उसने घबराकर यश को कॉल किया। यश, नीचे उतरना रिस्की है, प्लीज तुम गाड़ी में ही रहो। मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। उनको आने दो, फिर गाड़ी से उतरना। यश ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या शालिनी? तुम पुलिस वगैरह को कॉल मत करना, हम मैनेज कर लेंगे। शालिनी ने कहा, यश मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन ये रिस्की है। यहाँ स्मार्टनेस नहीं, चालाकी काम आएगी। तुम अगर अपने सामने का रास्ता साफ देखो तो निकल लो। यश ने तुरंत कहा, और उसके बाद ये लोग फैक्ट्री पर अटैक करके तुम्हें जान से मार दे, यही चाहती हो क्या तुम? शालिनी घबरा गई और कुछ बोलने ही जा रही थी कि यश ने कहा, तुम बस शांत रहो, हम मैनेज करते हैं। और उसने कॉल काट दिया। गाड़ी के चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे। यश ने जैसे ही कांच नीचे किया, उसके कानों में लोगों की चीखने की आवाजें गूंजने लगी। वो लोग गुस्से से लाल थे। यश ने दरवाजा खोला और जैसे ही नीचे उतरा, एक नौजवान उसके करीब आकर उसका शर्ट पकड़ने के लिए लपका और बोला, तुम जैसे लोग हम जैसे लोगों का जीना हराम कर देते हैं। अगर वो लड़की आज हमारे हाथ ना आती तो तुम भी यहाँ ना आते। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? कब दोगे हमारे पैसे? 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 इस शब्द पर यश के कान खड़े हो गए। वो अपने मन में बोला, साला ये लोग भी पैसे मांग रहे हैं। उधर मैनेजर को भी हम पैसा देकर आए हैं। आखिर फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें कितनों को पैसे देने पड़ेंगे? यश को सोच में डूबा देखकर वो नौजवान फिर से चीखा, सोच क्या रहे हो? बताओ कब दे रहे हो हमारे पैसे? अगर ना देने का इरादा है तो बता दो, उसके बाद हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। इतना कहते हुए
वो यश के ऊपर चढ़ने ही वाला था, मानो अभी उसे मार ही डालेगा। यश समझ गया कि ये लोग बेहद गुस्से में है और सिचुएशन को बहुत सॉफ्टली हैंडल करना होगा, वरना नुकसान तय है। उसने शांत होकर कहा, देखिए, हमारे ऊपर चिल्लाने या जान से मारने की धमकी देने से पैसे आने तो नहीं वाले। अगर हमें आप लोगों की बात नहीं सुननी होती तो हम यहाँ तक आते ही नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें आराम से बैठकर बातें करनी चाहिए। उस लड़के ने कहा, तुम हमारी बात सुनने नहीं आए हो, तुम इसीलिए आए हो क्योंकि वो लड़की हमारे कब्जे में है। लेकिन अब तुम वापस जा नहीं पाओगे। 6 साल से हम अपने पैसों के लिए घूम रहे हैं। हम बिना पैसे लिए अब तुम्हें जाने नहीं देंगे। यश ने तुरंत कहा, यही मान लो, लेकिन फिर भी बिना बैठे तो मुश्किल हल नहीं होने वाली। हम बात करेंगे और हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। इसलिए अंदर बैठकर बातें करते हैं। यहाँ गुस्से में बात करने से कुछ नहीं होगा। इतना कहकर यश ने ऊपर की ओर देखा, जहां शालिनी खड़ी थी। उसने दरवाजा खोलने का इशारा किया। शालिनी ने दरवाजा खोला। सब लोग अंदर चले गए। यश ने सबको बिठाया और पहला सवाल किया, अब आप बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप लोग किस पैसे की बात कर रहे हैं? यश के पूछते ही वो लड़का फिर से भड़क गया और बोला, तुमको नहीं पता कि हम किस पैसे की बात कर रहे हैं? अपने आप को समझदार समझते हो या हमें बेवकूफ समझा है? यश ने शांत आवाज में कहा, हमने कॉल पर बताया था कि हमने फैक्ट्री कल ही खरीदी है और अगर आप अपनी प्रॉब्लम बता देंगे तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। वो लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वही बूढ़ा आदमी जिसने पहले यश के फोन पर बात करने के बाद भीड़ को शांत किया था, बीच में आ गया और बोला, हमें पिछले 6 सालों से तनख्वाह नहीं मिली है साहब। आप अगर इस फैक्ट्री के नए मालिक हैं तो हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम फैक्ट्री तभी चलने देंगे जब हमें हमारा हिसाब मिल जाएगा। यश ने अगला सवाल दागा, और आपका हिसाब है कितने का? उस बूढ़े आदमी ने एक पुरानी डायरी निकाली, उसमें कुछ देखा और कहा, अगर सबका मिला दिया जाए तो करीब 1 करोड़ का। जैसे ही उसने इतना कहा, यश के तोते उड़ गए। अब अगर हमें फैक्ट्री चलानी है, यश ने मन में कहा, तो हमें 1 और करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या यश और 1 करोड़ रुपयों का अरेंजमेंट कर पाने वाला था, या फिर वो अपने 1